नमस्ते बच्चों। आज हम उपसारणिक शाखंड त्रिभुज का क्षेत्रफल आदि को जानने का प्रयास करेंगे एवं प्रश्नावली 4.3 व 4.4 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। यही हमारा प्रयास है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से। आइए बच्चों, आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सारणी की मदद से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसको समझने का प्रयास करें। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, उसका क्षेत्रफल व्यंजक 1/2 ब्रैकेट में x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इस व्यंजक को हम सारणी के रूप में लिखेंगे। तो डेल्टा बराबर इसे हम लिखेंगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इस सारणी का जब हम प्रसार करेंगे तो ये व्यंजक हमें वापस मिल जाएगा। अतः अब हम जब प्रश्न को हल करेंगे अर्थात हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तब हम अब इस सूत्र का या इस व्यंजक का उपयोग न करते हुए हम सारणिक का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो और गणना के लिए हमें सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक मान दिया हुआ हो तो हमें दोनों मानों का प्रयोग करना चाहिए। 3 से एक बिंदु दिए हुए हो उस समय हमें याद रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर हम 0 लिखेंगे। आइए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न को हल करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 7 1 1 और 10 8 है। यह हमारे पास एक त्रिभुज जिसके शीर्ष है ए बी सी। ए के निर्देशांक है 2 7, बी के निर्देशांक है 1 1 और सी के निर्देशांक है 10 8। आइए बच्चों, हम अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो निर्देशांक दिए हैं 2 7 1 1 10 8। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरी से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आइए हम इसको सरल करें। तो 1/2 x1 y1 के स्थान पे हम लिखेंगे 2 7, x2 y2 के स्थान पे हम लिखेंगे 1 1 और x3 y3 के स्थान पे हम लिखेंगे 10 8। तो 2 7 1 1 1 1 10 8 1। हम इसका यदि प्रसार करना चाहते हैं तो हम सारणी के गुणधर्म का उपयोग करेंगे, अर्थात हम R2 को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 की सहायता से एवं R3 को हम रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 की सहायता से। तो हमें मिलेगा 1/2 2 7 1 प्रथम पंक्ति के अवयव है तो त्यों का त्यों लिखेंगे। 1 में से हम 2 घटाएंगे -1 मिलेगा। 1 में से हम 7 घटाएंगे तो -6 मिलेगा। 1 से हम 1 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। 10 से हम 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। 8 से हम 7 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 से हम 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने गुणधर्म का उपयोग करते हुए तृतीय स्तंभ में 2 शून्य लेकर के आ गए। अब हम इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने के लिए 1/2
1 के लिए जब हम चलेंगे तो 1 का प्रसार करने के लिए आपको याद रखना है कि 1 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके जो हमें द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी उसका हम प्रसार करेंगे, अर्थात -1 -6 8 1। तो -1 से हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और 8 से -6 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -48। इसे हमें घटाना है, यहाँ पर हो जाएगा +48। और यदि हमें शून्य की बात करें तो इस शून्य के साथ हमें काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जो भी द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी और यदि उसको हम हल करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही मिलेगा। आइए इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें यहाँ पर 1/2। सरल करने पर हम यहाँ देख रहे हैं कि 48 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा ये 47। और इसे यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और शेष हमारे पास 1 बच रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 23 नहीं 1/2। क्योंकि हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है इसलिए हम यहाँ पर इसकी इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हमने सारणी का प्रयोग करते हुए त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल में मिल गया यहाँ पर 23 सही 1/2 वर्ग इकाई। आइए अब हम k का मान ज्ञात करने संबंधी प्रश्न को हल करें। तो k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, यहाँ शीर्ष बिंदु के निर्देशांक है k0 4 0 0 2। यह हमारे पास में एक ट्रायंगल जिसके शीर्ष है a b c, a के निर्देशांक k0, b के निर्देशांक 4 0, c के निर्देशांक 0 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से आप परिचित हैं। 1/2 सारणी के अंदर हम लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आइए हम यहाँ पर मान भर दें। तो क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, अतः हम यहाँ लिखेंगे +-4 बराबरी से 1/2। मान भर देंगे तो k0 x1 y1 के स्थान पे लिख दिया, x2 y2 के स्थान पे लिख दिया 4 0, और x3 y3 के स्थान पे लिख दिया 0 2। 1 1 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। आइए इसको हम आगे सरल करें। तो +-8 बराबरी से k0 1 4 0 1 0 2 1। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि द्वितीय स्तंभ के 2 अवयव शून्य हैं, अतः हम द्वितीय स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे, और 2 के लिए हमें द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी k1 4 1। आइए इसको हम आगे सरल करें। तो +-8 बराबरी से -2 कोष्टक में हम लिखेंगे k गुना 1 माइनस 4 गुना 1। आगे इसको हम सरल करें तो +-8 बराबरी से -2 k -4 +-8 बराबरी से -2k + 8। सरल करने पर हमें k का मान 0 और k का मान 8 मिलेगा। इस प्रकार से हमने k का मान प्राप्त कर लिया। आइए अब हम उप सारणिक जिसे हम माइनर कहते हैं और शाखंड जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं को समझने का प्रयास करें। तो हम उप सारणिकों और शाखंडों का प्रयोग करके सारणिकों के प्रसरण का विस्तृत रूप लिखना सीखेंगे। हमारे पास सारणिक के उपसारणिक की परिभाषा है कि सारणिक के अवयव aij का उपसारणिक भी एक सारणिक होता है, जो iवीं पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव aij स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव aij के उपसारणिक को हम mij के द्वारा व्यक्त करते हैं। एम हमने इसलिए लिया है कि उपसारणिक को हम कहेंगे माइनर, और माइनर का हमने यहाँ पर प्रारंभिक अक्षर एम ले लिया है। और आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि यदि हमारे पास में तृतीय कोटि की सारणिक है तो उसकी उप सारणिक हमें द्वितीय कोटि की मिलेगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि n क्रम के सारणिक के अवयव का उप सारणिक n- क्रम का सारणिक होता है। ये मैंने अभी आपको बताया
कि यदि आपके पास कोई सारणिक दी हुई है जिसकी कोटि 3 है, तो जो उपसारणिक बनेगी उसकी कोटि निश्चित रूप से 3-1 अर्थात वह उपसारणिक 2 कोटि की होगी। आइए अब हम शाखंड की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। तो सारणिक के एक अवयव aij का शाखंड, जिसे हम aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां aij का मान होगा -1 टू द पावर i प्लस j mij के द्वारा हम परिभाषित करते हैं, जहां aij का उपसारणिक mij है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि आपने किसी प्रविष्टि की उपसारणिक ज्ञात कर ली है और यदि आप उसका शाखंड ज्ञात करना चाहते हैं, तो शाखंड बराबरी से आप याद रखेंगे -1 टू द पावर i प्लस j और उसके बाद आप लिख देंगे उपसारणिक को। तो हमें उस प्रविष्टि की या उस अवयव का हमें शाखंड प्राप्त हो जाएगा और शाखंड को हम हमेशा a के द्वारा डिनोट करते हैं। उपसारणिक को हमेशा हम m के द्वारा डिनोट करेंगे। दी गई सारणी के प्रत्येक अवयव की उपसारणिक ज्ञात करें। तो यह हमारे पास में दी गई सारणिक, हमें यहाँ पर a11 की उपसारणिक ज्ञात करना है। तो a11 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके बाकी अवयवों से जो सारणिक बनेगी उसे हम कहेंगे a11 की उपसारणिक। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये कहलाएगी हमारे पास में a11 की उपसारणिक। आइए अब हम a12 की उपसारणिक ज्ञात करें। तो पुनः हमने सारणिक को यहाँ पर नोट कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि हमें a12 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयवों से हमें उपसारणिक तैयार करना है। तो ये हमारे पास में a12 की उपसारणिक तैयार हो जाएगी, जिसे हमने लिख दिया है m12। आइए हम यहाँ पर अब a13 की उपसारणिक देखें। पुनः हमने सारणिक को नोट कर दिया है। हमें a13 की सारणिक नोट करना है। तो a13 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके हम उपसारणिक तैयार करेंगे। तो ये हमारे पास में उपसारणिक तैयार हो गई। इसे हम कहेंगे a13 की उपसारणिक, जिसे हम m13 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और हमें मिलेगी m13 की उपसारणिक a21 a22 a31 a32। आइए अब हम a21 की उपसारणिक ज्ञात करें। पुनः हमने सारणिक को यहाँ पर नोट कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि a21 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयव है a12 a13 a32 a33। तो आइए अब हम यहाँ पर उपसारणिक को देखें। तो a21 की उपसारणिक हो जाएगी m21 बराबरी से a12 a13 a32 a33। आइए अब हम a22 की उपसारणिक देखें। तो पुनः हमने सारणिक को यहाँ पर नोट कर लिया है। चूंकि हमें a22 की सारणिक देखना है, अतः a22 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके a11 a13 a31 a33 से a22 की उपसारणिक बनेगी। तो ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर a22 की उपसारणिक, जिसे हमने m22 के द्वारा प्रदर्शित किया है। आइए अब हम यहाँ पर a23 की उपसारणिक ज्ञात करें। तो पुनः हमने सारणिक को नोट कर लिया है और a23 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयवों से हमें a23 की उपसारणिक मिलेगी। तो a23 की उपसारणिक हो जाएगी m23, जिसे हमने लिखा है a11 a12 a31 a32। आइए अब हम a31 की उपसारणिक ज्ञात करें। पुनः हमने सारणिक को नोट कर दिया है और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर a31 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके जो हमें सारणिक मिलेगी उसे हम कहेंगे a31 की उपसारणिक, जिसे हमने m31 के द्वारा प्रदर्शित किया है। आइए अब हम a32 की उपसारणिक की बात करें। तो पुनः हमने सारणिक को नोट कर दिया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a32 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयवों a11 a13 a21 a23 से जो उपसारणिक बनेगी उसे हम कहेंगे a32 की उपसारणिक, जिसे हमने m32 के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब हम अंतिम अवयव a33 की उपसारणिक ज्ञात करें। तो पुनः हमने सारणिक को नोट कर दिया है और a33 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके अर्थात a11 a12 a21 a22 से बनेगी a33 की उपसारणिक। तो ये हमने लिख दिया a33 की उपसारणिक बराबरी से
M33 बराबरी से A11, A12, A21, A22। तो ये इस प्रकार से हमने दी गई सारणी के सभी अवयवों की उप सारणी ज्ञात कर ली। आइए अब हम एक प्रश्न को हल करें जिसमें हमें सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सारणी का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में एक रेखा जिस पर हमने 3 बिंदु ले लिए हैं। बिंदु ए के निर्देशांक है 1, 2, बिंदु बी के निर्देशांक है 3, 6 और एक तीसरा बिंदु हमने सी ले लिया है जिसके निर्देशांक हम x, y लेकर के चल रहे हैं और हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आइए हम सीखते हैं कि रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे सारणी का प्रयोग करके, जब हमारी रेखा दो बिंदुओं अर्थात 1, 2 और 3, 6 से होकर के गुजर रही है। पहले प्रश्न को हल करें जिसमें हमें बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हम यहाँ पर तीसरा बिंदु लेके चलेंगे। माना कि रेखा पर स्थित बिंदु रेखा पर स्थित बिंदु एक्स वाई है। ये हमने तीसरा बिंदु लेकर के चल लिए। हम यहाँ लिखेंगे सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरी से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्योंकि हमारे ये तीनों ही बिंदु सरेख है, एक ही रेखा में स्थित है, तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल का मान यदि हम ज्ञात करेंगे तो 0 मिलेगा। तो 0 बराबरी से 1/2 x1 y1 के स्थान पे हम लिखेंगे 1, 2 1 x2 y2 के स्थान पे हम लिखेंगे 3, 6 1 हमारा जो का त्यों रहेगा। x3 y3 के स्थान पे हम लिखेंगे x y 1 हमारा जो का त्यों लिखाएगा। ये अब यदि हम यहाँ पर 1/2 को हटाना चाहते हैं तो 1/2 को हम हटा सकते हैं क्योंकि इसका बायां पक्ष वो 0 है। तो अब हमने यहाँ पर सारणी नोट कर ली 1, 2 1 3 6 1 x y 1। अब यदि हम इस सारणी का प्रसार सारणी के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हम R2 को रिप्लेस कर दें R2 माइनस R1 की सहायता से एवं R3 को हम रिप्लेस कर दें R3 माइनस R1 की सहायता से। तो आइए इसको हम आगे देखें कि हम किस प्रकार से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से हम 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 1 में से हम 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। क्योंकि हमने प्रथम पंक्ति में कोई संक्रिया नहीं लगाई है अतः इसके अवयव जो के त्यों रहेंगे। 3 में से 1 घटाने पर हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 6 में से 2 घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। 1 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x माइनस 1। y में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस 2 और 1 से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब हमें दी गई सारणी का प्रसार करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि हमारे तृतीय स्तंभ के 2 अवयव 0 हो चुके हैं। तो आइए हम तृतीय स्तंभ के अनुदिश दी गई सारणी का हम प्रसार करें। तो 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को हम छोड़ देंगे और शेष अवयव हमारे पास में 2, 4 x माइनस 1 y माइनस 2। द्वितीय अवयव जो है वो 0 है और यहाँ पर यदि आप चाहे तो -0 लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्लस 0 लिख दीजिए। हमने यहाँ पर 0 के साथ में द्वितीय कोटि की सारणी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि 0 का गुणा करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। आइए इसको हम सरल करते हैं। तो सरल करने पर 2 का गुणा हो जाएगा y माइनस 2 से
और x माइनस 1 का गुना हो जाएगा 4 से। अब इसको हम सरल करेंगे तो 2 का गुना y से 2y माइनस 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 4 बराबरी से 0। -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा तो 2y माइनस 4x बराबरी से 0। 4x का हम पक्षांतर कर देंगे -4x का तो ये हो जाएगा +4x इधर जा करके, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें y बराबरी से 2x। तो ये है हमारे पास में अभिष्ट समीकरण जो दिए गए दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है 1 2 और 3 6 से। तो ये इस प्रकार से हमने दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद कर लिया। आइए उदाहरण नंबर 21 को हल करें, जिसमें सारणी दी हुई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें केवल यहाँ पर A11 और A21 की उप सारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो इसके पूर्व में मैंने आपको A11 और A21 की उप सारणिक ज्ञात करना बता दिया है। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम उप सारणिक के साथ शाखंड ज्ञात करना भी सीखेंगे। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 21 को हल करें। उदाहरण 21 में जो सारणिक दी हुई है वह सारणिक दी हुई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें इस सारणी के अवयवों A11 व A21 की उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना है। तो आइए हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इस पर हम चर्चा करें। क्योंकि हमें अवयव A11 की उप सारणिक ज्ञात करना है, तो A11 की उप सारणिक के लिए हम ये देखेंगे कि यह अवयव किस पंक्ति में और किस स्तंभ में है। तो A11 प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। तो इसके अवयवों को छोड़ करके जो हमें द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी वह कहलाएगी A22, A23, A32, A33। यदि हम इस सारणी का प्रसार करना चाहें तो हम पूर्व में सीख चुके हैं कि सारणी का प्रसार करने के लिए हम सबसे पहले गुना करेंगे A22 का A33 में। तो यहाँ गुना आएगा A22 गुना A33 माइनस A32 में गुना हो जाएगा A23 का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर A11 की उप सारणी ज्ञात कर ली और इस उप सारणी का प्रसार करने पर हमें मान ये मिल जाएगा। अब यदि हम A11 का सहखंड ज्ञात करना चाहते हैं तो A11 का सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है। हमें ये देखना है कि A11 कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि A11 प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और इसके साथ में A11 की उप सारणिक जिसे हम M11 कहते हैं, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जाएगा M11 और A1 का सहखंड को हम कहेंगे A11, कैपिटल A लिखेंगे, इसके आगे हम 11 लिख देंगे और इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर M11, क्योंकि इसको जब हम सरल करेंगे तो साइन हमें यहाँ पर प्लस मिलेगा और
11 का जो मान है वो हो गया यहाँ पर M11 और M11 का मान हम निकाल चुके हैं, तो आइए इस मान को हम यहाँ पर लिख दें। A22 A33 माइनस A32 A23। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर A11 की उपसारणिक भी ज्ञात कर ली और A11 का हमने खंड भी ज्ञात कर लिया। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि अब आप A21 की उपसारणिक ज्ञात करिए और A21 का आप खंड भी ज्ञात करिए। तो आइए हम दूसरे अवयव की बात करें। तो दूसरा अवयव हमारे पास में आ रहा है अब यहाँ पर A21। तो हमें A21 की उपसारणिक ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर द्वितीय कोटि के सारणिक के अवयव में परिवर्तन आएगा और वो क्या परिवर्तन आएगा, आइए उसको हम देख लें। तो A21 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके हमें शेष अवयव जो मिलेंगे वो मिलेंगे A12 A13, यहां से मिलेगा हमें A32 और यहां से मिलेगा हमें A33। ये इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया इसको। आइए अब हम इसका प्रसार कर लें और इसको हम नाम देंगे इसकी उपसारणिक को M21। गुणा करना आप जानते हैं, प्रसार करना आप जानते हैं। तो A12 गुना हो जाएगा A33 माइनस A32 गुना हो जाएगा A13। अब हमें यहाँ पर A21 का सहखंड ज्ञात करना है। तो A1 का सहखंड ज्ञात करने के लिए हम इसका स्थान देखेंगे। तो ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 + 1। M11 के स्थान पे अब हो जाएगा यहाँ पर, हम चूंकि बात कर रहे हैं A21 की, तो यहाँ पर आ जाएगा M21 और ये भी हमें यहाँ पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो A21 के सहखंड को हम दर्शाएंगे A21 के द्वारा और -1 टू द पावर 2 + 1 को यदि हम सरल करेंगे तो हमें साइन मिलेगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा M21 माइनस M21 का मान हम निकाल चुके हैं। तो आइए इस मान को हम यहाँ पर रख दें। तो A12 A33 माइनस A32 A13। अब हमें केवल यहाँ पर माइनस साइन का गुना करना है तो हमें A21 की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसे ज्ञात करें तो बराबरी से हम लिखेंगे -1 टू द पावर 2 + 1 गुना M21, जहाँ M21 A21 का उप सारणिक है। तो A21 बराबरी से हम लिखेंगे माइनस A12 A33 माइनस A13 A32, क्योंकि हम M21 का मान पहले निकाल चुके हैं। तो हमने यहाँ पर केवल माइनस साइन लगा दिया है। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि -1 पे पावर है 2 + 1 की, तो हमें यहाँ पर साइन लगाना होगा माइनस। आइए इसको हम सरल करें। तो A21 बराबरी से माइनस A12 A33 प्लस A13 A32 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों नमस्ते एवं धन्यवाद।